ये है चंदनपुर, एक ऐसा गांव जहां आधुनिकता की लहर अभी तक नहीं पहुंची है। यहाँ के लोग आज भी अपनी पुरानी रीतियों और पुरखों के रिवाजों को अपनी जान से ज्यादा अजीज मानते हैं। बाहरी दुनिया की चकाचौंध और शहर में क्या नया हो रहा है, इससे यहाँ के लोगों को कोई सरोकार नहीं। यहाँ की हवा में आज भी वही सादगी और पुरानापन बसा है। और ये हैं राजू और सुमी। शहर की जहरीली हवा, प्रदूषण और कभी न खत्म होने वाले शोर शराबे से तंग आकर ये जोड़ा इस शांत गांव में अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिताने आया है। इन्होंने ठान लिया है कि अब चंदनपुर ही इनका आखिरी ठिकाना होगा। सुमी, शहर की गंदगी से तो पीछा छूट गया, पर लगता है ये भूख मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। सुबह से बस वो चाय पी थी, अब तो पेट में जैसे आग लगी है। और इस खाली घर में तो अभी पानी गर्म करने का भी ठिकाना नहीं है। आप भी ना इतना मत घबराइए। मुझे पता था कि नया घर है तो वक्त लगेगा, इसीलिए बस स्टैंड पर बस पकड़ने से पहले मैंने चुपके से एक पैकेट मैगी खरीद कर अपने बैग में डाल ली थी। आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी रसोई से कुछ गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ। सुमी रसोई में जाकर मैगी तैयार करने लगती है। जैसे ही कढ़ाई में मसालों का तड़का लगता है, उसकी एक ऐसी अनोखी और चटपटी खुशबू हवा में तैरने लगती है जो इस गांव के लिए बिल्कुल नई थी। ये खुशबू घर की दीवारों को लांघकर बाहर सड़क तक पहुंच जाती है और उसी खुशबू के जादू में खिंची चले आते हैं गांव के एक बुजुर्ग, दुखिया काका। अरे भाई, ओ नए बाबू, क्या मेरी नाक मुझे धोखा दे रही है? तुम्हारे घर से ये कैसी जबरदस्त खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शाही पकवान पक रहा हो। अरे आइए आइए काका, आप यहाँ बैठिए तो सही। दावत तो नहीं है, पर कुछ बन रहा है। आप बस थोड़ी देर बैठिए, चक्कर ही जाइएगा। मेरा तो जी ललचा गया बेटा। ऐसी सौंधी और मसालेदार महक चंदनपुर में पहले कभी नहीं आई। मेरा तो बुढ़ापे में भी मन डोल गया कि आखिर ये चीज क्या है। तभी सुमी हाथ में मैगी की 2 प्लेटें लेकर आती है और एक प्लेट मुस्कुराते हुए काका की तरफ बढ़ा देती है। इसे चख कर देखिए, इसे शहर में मैगी कहते हैं। अरे बिटिया, ये क्या दे दिया? ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पीले पीले केंचुए हों। क्या शहर के लोग यही खाते हैं? अरे नहीं नहीं काका, ये केचुए नहीं है। आप एक बार खाकर तो देखिए, कसम से आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जैसे ही दुखिया काका ने मैगी का वो पहला निवाला अपने मुंह में रखा, ये क्या स्वाद है बिटिया, इतना चटपटा और इतना मजेदार। मेरे तो जैसे भाग ही खुल गए। ऐसा जायका तो मैंने आज तक कभी नहीं चखा। ये तो एकदम जादुई खाना है। चलिए, आपको पसंद आया तो हमारी मेहनत सफल हो गई काका। बहुत खूब बेटा, मैं चलता हूँ, पर ये स्वाद मेरे दिल में बस गया है। दुखिया काका वहां से चले गए, पर उनके जाने के साथ ही राजू और सुमी के मन में एक नई उम्मीद की किरण जग गई थी। सुना आपने? काका इस स्वाद के दीवाने हो गए। देखिए जी, हम यहाँ सुकून के लिए तो आए हैं, पर घर चलाने के लिए भी तो कुछ करना होगा। क्यों ना हम अपना एक छोटा सा मैगी का ठेला लगा लें? क्या बात करती हो सुमी? गांव के लोग तो पुराने रिवाजों वाले हैं, क्या वो इसे खरीद कर खाएंगे? काका ने खाया ना, बस वैसे ही सब खाएंगे। हम एक प्लेट सिर्फ 10 रुपए की रखेंगे। देखिएगा, धीरे धीरे पूरा गांव हमारा दीवाना हो जाएगा। सुमी की बातों में दम था। राजू ने भी हामी भर दी। दोनों ने तय कर लिया कि अगले ही दिन से वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत 10 रुपए वाली मैगी के साथ करेंगे। अगले दिन की सुबह चंदनपुर के मुख्य चौक पर राजू और सुमी ने अपना छोटा सा ठिकाना बना लिया था। उनके ठेले पर एक बड़ा बैनर लगा था, जिस पर साफ साफ लिखा था 10 रुपए में चटपटी मैगी। राजू की ठेली से कुछ ही दूरी पर बिरजू का ढाबा था, जो इस गांव का इकलौता ढाबा होने के कारण लोगों की मजबूरी बन गया था। बिरजू एक लालची और घमंडी इंसान था। वो अपने खाने में मिलावट करने और ग्राहकों से बदतमीजी करने के लिए मशहूर था। उसे यकीन था कि कोई और उसके धंधे के सामने टिक नहीं पाएगा। अरे ओ शहर से आए बाबू, यहाँ चंदनपुर में लोग कड़क कचौड़ियाँ और मसालेदार समोसे खाते हैं।
ये पीले धागे ठंडे पतीलों में सजाकर क्या सोच रहे हो? कोई इसे मुफ्त में भी नहीं चखेगा। बिरजू भाई, स्वाद सबका अपना अपना होता है। हमें भरोसा है कि एक बार कोई इसे चखेगा तो बार बार आएगा। भरोसा? अरे बाबूजी, गांव वालों की जेब से 10 रुपया निकालना इतना आसान नहीं है। अपनी ये ठंडी नुमाइश समेट लो और शहर वापस चले जाओ। बिरजू की कड़वी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सुमी कढ़ाई के पास आती है। वो कढ़ाई में मैगी डालती है और जैसे ही उसमें मसालों का छिड़काव करके उसे घुमाना शुरू करती है, उसमें से एक बेहद प्यारी और चटपटी सुगंध निकलने लगती है। ये सुगंध हवा के साथ पूरे गांव में फैल जाती है और सामने बसी बिरजू के ढाबे तक जा पहुंचती है, जहां से रामू नाम का एक ग्राहक इस सुगंध के जादू में खिंचा चला आता है। अरे बिरजू भाई, तुम यहाँ खड़े हो? भाई साहब, ये कैसी जबरदस्त महक है। बिरजू भाई, ये तो तुम्हारी कचौड़ियों से भी ज्यादा चटपटी और मजेदार महक लग रही है। मेरा तो मन डोल गया। जरा एक प्लेट हमें भी खिलाओ। आइए भाई, ये शहर का मशहूर नाश्ता है। खा कर देखिए और फिर बताइए। राजू ने रामू की तरफ एक प्लेट मैगी बढ़ा दी। जैसे ही रामू ने मैगी का वो पहला निवाला अपने मुंह में रखा, अरे ओ भाइयों, इधर आओ। ऐसी मजेदार चीज पहले कभी नहीं खाई। बिरजू की कचौड़ियाँ भूल जाओगे, सिर्फ 10 रुपए में। मजा आ गया। रामू की आवाज सुनते ही चौक पर भीड़ जुटने लगी। बिरजू अपने खाली ढाबे और राजू के पास बढ़ती भीड़ को देख गुस्से से लाल पीला होने लगा। राजू और सुमी की 10 रुपए वाली मैगी ने आज पहली बार बिरजू के घमंड को चुनौती दी थी। समय का पहिया घूमा और राजू सुमी की मेहनत रम लाई। उनके ठेले की बढ़ती रौनक ने बिरजू के ढाबे की चमक फीकी कर दी थी। लेकिन इसी कामयाबी के साथ चंदनपुर के आंगन में एक अनजाना खौफ उतर आया। पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ। रास्ते से ही गायब हो जाता। खुशियों की जगह अब गांव की गलियों में मातम और डर का सन्नाटा पसरा था। सरपंच जी, ये बाहरी लोग मासूम नहीं बल्कि भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। जब से इन्होंने यहाँ कदम रखा है, हमारे घर के चिराग बुझ रहे हैं। ये लोग यहाँ धंधा करने नहीं बल्कि हमारे बच्चे चोरी करने आए हैं। इन्हें अभी गांव से धक्के मार कर निकालिए। चुप हो जाओ सब। राजू, सुमी, इल्जाम बहुत बड़ा है और सबूत तुम्हारे खिलाफ है। गांव की रीत है कि मेहमान का सम्मान होता है, लेकिन जब बात बच्चों की जान पर आए तो हम चुप नहीं बैठ सकते। आखिर ये क्या माजरा है कि जो बच्चा तुम्हारे यहाँ निवाला तोड़ता है वो घर की दहलीज तक क्यों नहीं पहुंच पाता? सरपंच जी, हमारा यकीन मानिए, हम चोरी चकारी करने वाले लोग नहीं हैं। बच्चों का गायब होना हमारे लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सरपंच जी, हमें पता है कि सब हमें गुनहगार समझ रहे हैं, लेकिन हम निर्दोष हैं। बस हमें एक दिन की मोहलत दीजिए। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पर उन बच्चों को सही सलामत ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम रहे तो इस गांव का कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाओ। सुनिए, अगर कल तक बच्चे नहीं मिले तो गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें किसी भी कीमत पर उस शैतान तक पहुंचना होगा जो ये सब कर रहा है। मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है सुमी। चंदनपुर के लोग हमें अपना समझने लगे थे और आज देखो, सब हमारी जान के दुश्मन बने हैं। हमें साबित करना ही होगा कि हम गलत नहीं हैं। खैर, दुकान का राशन लाने के लिए साहूकार से जो कर्ज लिया था उसका हिसाब करना जरूरी है। मैं अभी जाकर उसके पैसे लौटा आता हूँ ताकि कल सुबह हम बिना किसी बोझ के बच्चों की तलाश में निकल सकें। राजू तेज कदमों से गांव के अंधेरे रास्तों को पार कर रहा था। तभी बिरजू के सुनसान घर के पीछे से आती कुछ संदिग्ध आवाजों ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अरे, बिरजू के घर में इस वक्त इतने लोग और इतना शोर। मामला कुछ गड़बड़ लगता है। मुझे करीब से सुनना होगा। बिरजू भाई, सब काम एकदम भारी और बढ़िया तरीके से हुआ है। अब तो मजे ही मजे होंगे। अरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अरे भाई, मानना पड़ेगा, आपका दिमाग एकदम खतरनाक है। क्या
धांसू प्लानिंग की है आपने। सच में भाई, उन बच्चों को उठाकर जंगल के बीचों बीच उस पुराने घर में कैद कर दिया। अब सारा इल्जाम उस राजू और सुमी पर पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है। पहले राजू को इस गांव से बेदखल होने दो, फिर मेरा ढाबा फिर से पहले जैसा चलेगा। ध्यान रहे, जब तक मैं ना बोलूं बच्चों को छोड़ना मत। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, बच्चों को खाना पीना ठीक से देना, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है बिरजू भाई, आप चिंता मत करिए। जब तक मैं हूं, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। बस आप हमारे पैसों का इंतजाम रखिए। हे भगवान, ये सब बिरजू की चाल थी। मुझे तुरंत सुमी को बताना होगा। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? सुमी, हमें वो मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे। जब मैं कर्ज मिटाने के लिए जा रहा था तो मैं बिरजू के घर के पीछे से गुजरा। वहां बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही थी। मुझे कुछ शक हुआ। फिर खिड़की के पास खड़ा होकर जब मैंने अंदर देखा, अब एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। हम कल सुबह होते ही सबसे पहले सरपंच जी के पास जाएंगे और उन्हें साथ लेकर जंगल की उस कोठरी की तरफ निकलेंगे। सुबह होते ही चंदनपुर में एक नई हलचल शुरू हुई। राजू और सुमी सरपंच जी को साथ लेकर सीधा उस घने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्तों की मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार वो उस रहस्यमय कोठरी के सामने पहुंच ही गए। बिना देर किए तीनों उस पुराने घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर का नजारा देख सबका दिल भर आया। गांव के वो 5 मासूम बच्चे वहां एक अंधेरे कोने में सिसक रहे थे, जिन्हें बिरजू के गुंडों ने बंदी बनाकर रखा था। डरो मत बच्चों, हम आ गए हैं। अब तुम सब सुरक्षित हो। घबराओ मत बेटा, तुम्हारे दादा आ गए हैं। अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। बच्चों को उस अंधेरी कोठरी से सुरक्षित बाहर निकालकर राजू, सुमी और सरपंच जी गांव की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे गांव की सीमा में दाखिल हुए, बच्चों को सही सलामत देख गांव वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। देखते ही देखते पूरा गांव इस दल में शामिल हो गया और सब एक साथ मिलकर गुस्से और इंसाफ की आग लिए सीधा बिरजू के घर की ओर बढ़ चले। बिरजू, बाहर निकल कायर, बाहर आ! जैसे ही बिरजू बाहर आया, उसने देखा कि पूरा गांव उसके सामने खड़ा है। उन 5 बच्चों को सही सलामत देखकर बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसका पाप अब सबके सामने है। ये सब यहाँ, सरपंच जी, ये क्या हो रहा है? अब नाटक बंद कर बिरजू। इन बच्चों की गवाही और राजू की आंखों ने तेरा सच उजागर कर दिया है। तूने चंद पैसों और जलन के लिए हमारे गांव की रीत को कलंकित किया है। बिरजू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सरपंच जी ने ऐलान किया कि राजू और सुमी इस गांव का गौरव हैं। अब चंदनपुर में डर नहीं, फिर से राजू सुमी की मैगी और बच्चों की खुशियों की महक थी।